हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे आदर्श गैस का माध्य दाब। तो जब भी हमारे कोई गैस होती है किसी कंटेनर में भरी हुई होती है तो वो दीवारों के ऊपर ऑब्वियसली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टकराते हैं। टक्करों की वजह से वहां पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी की थ्योरी है जो आपको समझ में आ जाएगा कि गैस का जो प्रेशर होता है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका दीवारों से टकराने की वजह से जनरेट होता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल दीवार से टकरा के और वापस लौटता है, किसी दीवार से टकराया और वापस लौटा, वापस लौटने से न्यूटन के सेकंड लॉ से उसके मोमेंटम में चेंज हुआ है, क्योंकि टक्कर की वजह से हमेशा क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। सो मोमेंटम चेंज की वजह से दीवार पर बल लगेगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो मोमेंटम में चेंज जो होता है उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अब क्योंकि गैस में बहुत सारी संख्या में मॉलिक्यूल कंटिन्यू एक के बाद एक अलग अलग वेलोसिटी से टकराते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअस स्टेडी फोर्स जनरेट हो जाता है। और हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर के इक्वल होता है। तो एकांक क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया पर लगने वाला एवरेज फोर्स जो होता है वही क्या कहलाता है, मीन प्रेशर कहलाता है, जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, माना कि हमारे पास जो भी कंटेनर है उसकी तीनों लेंथ है LX, LY, LZ। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LX मल्टीप्लाई बाय LY मल्टीप्लाई बाय LZ। और उसकी दीवारें इलास्टिक है, उसमें हमने एक आइडियल गैस ले ली और उसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कितना है, m है, प्रीवियस टॉपिक की तरह। और कुल संख्या कितनी है, n है। तो हम अणुओं की संख्या पिछली बार भी हमने निकाला था कि अणुओं की संख्या हम इतनी कम लेंगे ताकि अणु आपस में ना टकराए, और अणुओं की टक्कर जो है वो केवल किससे मानी जाएगी, दीवारों से मानी जाएगी। तो ये वाला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस वाली दीवार से टकराता है। ठीक है, अब क्योंकि इस वाली दीवार से टकराएगा तो इस वाली दीवार का एरिया कितना होगा, क्योंकि वो एक्स दिशा में आ रहा है। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ जो है वो कितनी है, LZ है, और ये जो वर्टिकल लेंथ है वो कितनी है आपके पास, LY है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, LY और LZ। जो जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा वो कौन से क्षेत्रफल से टकराएगा, LY LZ क्षेत्रफल से टकराएगा। अब सपोज कीजिए पहले इस दीवार पे टक्कर हुई और जाने के बाद इस दीवार पे अणु टकराया, और टकराने के बाद लौट के दोबारा इसी दीवार पे, मतलब एक जगह टक्कर होने के बाद दोबारा उसी दीवार पर टक्कर होने तक उसका कितना संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो संवेग परिवर्तन यहां पर निकालते हैं। ओके, और क्योंकि उस संवेग परिवर्तन की वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे वर्क डन आएगा। तो अब देख लीजिए कि सबसे पहले मान लीजिए एक अणु लेते हैं और उसकी एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन आई है। ठीक है, वो एक्स दिशा में गति कर रहा है। LY LZ जैसा कि मैंने अभी बताया, उस एरिया वाली दीवार पर कितना फोर्स लगाया उसने, FI फोर्स लगाया। तो इधर से वो आया और ये साइड में दीवार थी, इसको उसने धक्का दिया, बल लगाया, उसकी वजह से मान लीजिए जो दीवार है उसमें थोड़ा सा काल्पनिक तौर पर मान लेते हैं, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो काल्पनिक इमेजिनरी तौर पर मान लेते हैं, तो विस्थापन कितना हुआ, DLX। और DLX क्यों माना, क्योंकि इसकी दूरी कितनी थी, LX। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसी दिशा में हो रहा है तो उसको क्या बोल दिया, DLX बोल दिया। तो अगर FI फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है DLX, तो उस अणु ने कितना काम किया, FI इंटू DLX। फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, F डॉट dr या फिर F dr cos थीटा। थीटा हमारे पास 0 है इसलिए सिंपली हो जाएगा F dr और ये हो जाएगा आपका F dlx। अब क्योंकि ये काम उसने अणु ने किया है तो अणु की मेहनत लगी है, राइट। मॉलिक्यूल ने ये अगर वर्क परफॉर्म किया है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी में कमी हुई होगी, तो वो कमी कितनी है, D एप्सिलॉन आई कमी हुई है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो वर्क डन होगा वो उसकी चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, और चेंज इन एनर्जी के साथ में माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज हुई है। तभी तो, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो हमें थकान होती है क्योंकि हमारी एनर्जी घटती है। तो यहां से FI DLX को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो इसको,
इस dlx को यहाँ पर नीचे लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन जो 1 है वो fi के एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब x डायरेक्शन में अगर सारे अणुओं का हमें एवरेज वैल्यू लेनी है तो हमारे पास में यहाँ पर टोटल fx की, देखो मैंने आपको बता दिया था किसी भी क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, समेशन प्रोबेबिलिटी, उस कंडीशन में समेशन आई पे लग रहा है, ith अवस्था में प्रोबेबिलिटी, और जिस क्वांटिटी का हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं उस क्वांटिटी का ith अवस्था में या ith स्टेट में वैल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हमें एवरेज फोर्स निकालना है तो हमें ये P जो है प्रेशर नहीं है, ये P क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन, और हमारी इस बार क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी फोर्स है, तो फोर्स का एवरेज x दिशा में है तो समेशन i प्रोबेबिलिटी की जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, और जो क्वांटिटी y है उसकी जगह आ जाएगा ith अवस्था में लगने वाला फोर्स, तो समेशन fi pi हो जाएगा। pi का फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके हैं, और बीटा भी हम जानते हैं 1/kT होता है। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास समेशन fi एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन i, और नीचे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे fi यस ये हमारे पास fx है तो ऊपर ही fi मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं होगा, सॉरी नीचे नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, है ना। तो ये है समेशन fi और pi, क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि दोनों जगह नीचे समेशन लगा हुआ है, ओके यहाँ fx नहीं है, बेसिकली यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर समेशन लगा हुआ है, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी में नीचे समेशन लगा हुआ है तो नीचे वाला समेशन तो आएगा ही, ऊपर वाला समेशन क्यों आया, क्योंकि ऊपर वाला समेशन आपके इक्वेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सप्रेशन में है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, fi की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखो इस fi की जगह, यहाँ पर fi की जगह हमने अभी भी निकाला है माइनस का d एप्सिलॉन i dlx, तो fi की जगह ये वैल्यू आ जाएगा, बाकी एज इट इज हमारे पास इक्वेशन 4 है। पार्टीशन फंक्शन की डेफिनेशन से हम देख चुके हैं कि z इज इक्वल टू होता है समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन i, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर z ये दिया हुआ है तो अगर इस z का Lx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर हमारे पास ये किसका फंक्शन है, एप्सिलॉन का फंक्शन है। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, Lx के में करना है। तो वेरिएबल चेंज करने का मैंने एक तरीका आपको बता रखा है कि अगर दोनों साइड में करना है तो पहले क्योंकि एप्सिलॉन i का फंक्शन है तो जिसका फंक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में कर दो, और फिर जिस फंक्शन का कर रहे हो उसका भी कर दो आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लगाएंगे कि पहले इस फंक्शन का, अब e की पावर माइनस एल्फा एक्स क्या होता है हमारे पास, माइनस का e ये होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर माइनस का बीटा है कोफिशिएंट, तो माइनस का बीटा एक्सपोनेंशियली आ जाएगा, और क्योंकि हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ किया है एप्सिलॉन i के रेस्पेक्ट में, जबकि करना किसके रेस्पेक्ट में था, Lx के रेस्पेक्ट में, इसलिए एप्सिलॉन i का Lx के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। बीटा क्योंकि कांस्टेंट है तो बीटा बाहर आ जाएगा, तो माइनस का बीटा बाहर ले लिया और बाकी टर्म को हमने समेशन के अंदर डाल दिया। इस टर्म को हमने पहले लिख लिया और एक्सपोनेंशियल को बाद में लिख दिया। अब क्या कहना चाह रहा है कि इक्वेशन 5 और 6 को इक्वेशन नंबर 4 में हमें रखना है, तो इक्वेशन 5 और 6 को ध्यान से देख लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 में कहां रख सकते हैं ये अपन देखते हैं। सो इक्वेशन 5 हमारी कहती है डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू, तो यहां से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। पहले इक्वेशन 6 से तो अपन निकालते हैं इसकी वैल्यू, कौन से टर्म की बोल रही हूँ, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन 6 से, इस माइनस बीटा को उधर भेज दो तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन बीटा डेल z अपॉन डेल lx, करेक्ट, इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू। और ये जो क्वांटिटी है वो इक्वेशन 4 में कहाँ लिखी हुई है, ये वाली जो क्वांटिटी है वो इक्वेशन 4 में देखो यहां लिखी हुई, ये रही, करेक्ट। तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस 1/बीटा डेल z अपॉन डेल lx, और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी जो इक्वेशन नंबर 4 है उसके ऊपर तो आ जाएगा 1/बीटा डेल z अपॉन डेल lx, और नीचे क्या दिया हुआ है, समेशन, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 5 में, तो इसके साथ में नीचे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, तो 1/z। अब ये देख लेते हैं, यस हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 में आप देख पा रहे हैं कि यही हमें दिखाई यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब
हमें अगर गैस मोनो एटॉमिक दी हुई है तो उसका पार्टीशन फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में हम निकाल चुके हैं, और मोनो एटॉमिक गैस का पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला ये हमारे पास आया था। ठीक है, Z की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, और यहाँ पर जो V है वो वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमारे केस में क्या है, LX, LY और LZ है। ठीक है, तो हमें Fx की वैल्यू निकालनी है। Fx बार हमारे पास कितना आया था, जस्ट अ मिनट, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको हमें लिख लेते हैं 1/βz, तो Fx हमारे पास आया था 1/βz डेल Z अपॉन, ये हमें मिला था करेक्ट, और Z हमें मिला है, Z हमें मिला है V m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। लेट मी जस्ट सी, यस, ये हमें मिला है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, z की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, साथ में v क्या है हमारा, LX, LY, LZ, तो 1/बीटा, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, तो z लिखा हुआ है लेकिन 1/z है, 1/z का मतलब नीचे आ जाएगा m, ऊपर आ जाएगा 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, तो ये तो हो गया 1/βz। फिर हमारे पास है डेल बाय डेल LX, और अब हमें लिखना है z की वापस वैल्यू, तो z की वापस वैल्यू यही लिखनी है हमें। अच्छा, मैंने यहाँ पर z लिखते टाइम पे v नहीं लिखा ना, साथ में v भी आएगा, यस, तो यहाँ पे आ जाएगा v m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यस, ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1/बीटा, इस v की जगह रखना है LX, LY, LZ, साथ में हमें करना है 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m और इसकी पावर 3/2। जो कोफिशिएंट है, जो LX पे डिपेंड कर रहा है उसको रखेंगे, बाकी देखो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो m अपॉन 2 पाई बीटा h क्रॉस स्क्वायर की पावर 3/2, और इस v में क्या है, यहाँ पे देखो LX, LY और LZ, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, LX में, तो इसका तो हो जाएगा 1, और LY, LZ कांस्टेंट आ जाएंगे, तो LY और LZ। अब ये जो चीज है, इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ हमें मिल रहा है यहाँ पे 1/बीटा LX, एंड आई गेस यही मिलेगा, 1/बीटा LX मिलेगा, क्योंकि देखो LY, LZ से LY, LZ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/बीटा LX आ जाएगा। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/बीटा LX, बीटा की वैल्यू 1/KT होती है, तो कितना आ जाएगा, KT/LX। ठीक है, ये देखो F x डायरेक्शन में फोर्स की एवरेज वैल्यू है। हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स और जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, हमने देखा था कि x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स किस पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, और इसका एरिया कितना था, LY, LZ, तो इसका जो x डायरेक्शन में प्रेशर होगा वो कितना होगा, Fx/LY और LZ, तो ये Px का फॉर्मूला है, Fx/LY, LZ। Fx की वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो KT/LX, LY, LZ आ जाएगा, या फिर KT/V आ जाएगा। अब इसी तरह से अपन जब y में निकालेंगे तो भी KT/V आएगा, z में निकालेंगे तो भी KT/V आ जाएगा, और क्योंकि जो प्रेशर है वो तीनों डायरेक्शन में हमारे पास एवरेज आ चुका है, Px, Py, और ये कितना हो जाएगा, KT/V। हमने ये केवल एक पार्टिकल के लिए कंसीडर किया, अगर वहां पे n पार्टिकल है तो प्रेशर कितना हो जाएगा, n KT/V हो जाएगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पे टोटल पार्टिकल अगर V आयतन में n मॉलिक्यूल है, तो यूनिट आयतन में कितने हो जाएंगे, n/v, और इसको मान लीजिए स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल टू NKT आ जाएगा, और ये आइडियल गैस की इक्वेशन यहाँ से बनती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, PV इज इक्वल टू NKT। तो ये प्रेशर जो होता है वो आइडियल गैस का प्रेशर होता है, ये आपके काम का नहीं है। अब इंग्लिश मीडियम में यही चीज देख लीजिए, पहले तो ये वाली थ्योरी, ओके, उसके बाद ये डायग्राम,
ये वाली थ्योरी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है। और ये इक्वेशन 10 तक, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन 10 तक सिंगल पार्टिकल के लिए, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, और एन मॉलिक्यूल के लिए इक्वेशन 11 हमारे पास आ जाएगा। समरी में मैंने पहले भी आपको बताया था, मैक्रोस्टेट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, माइक्रोस्टेट, थर्मल इंटरेक्शन, एडियाबैटिक इंटरेक्शन, ये हमने कर लिया। जनरल इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है। बीटा इक्वल टू बीटा ई प्राइम, ये उसकी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने डेरिवेशन कर लिया। एंट्रोपी पढ़ ली, जीरोथ लॉ पढ़ लिया, सिस्टम इन कॉन्टेक्ट विद हीट रिजर्वर पढ़ लिया। कैनोनिकल एनसेबल की डेफिनेशन आएगी, वो भी पढ़ लिया। पार्टीशन फंक्शन है, वो भी पढ़ लिया। मीन एनर्जी निकाल लिया, मोलर हीट निकाल लिया, एंट्रोपी निकाल लिया, पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया, और मीन एनर्जी और प्रेशर हमने निकाल लिया। ओके, सो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है। अगर प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको डिस्प्ले नहीं किया है इंग्लिश मीडियम का, तो वो मैं एक बार देख लेती हूँ। जस्ट अ मिनट, कुछ मेरे साइड में जो वीडियो आ रहा था उस वजह से काफी कंटेंट अगर आपका स्किप हो गया है, तो मैं इसको इसे ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ। ऐसे स्क्रॉल करने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो मीन एनर्जी वाला पोर्शन है, स्लोली स्लोली इसको मैं मूव कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ। एवरेज एनर्जी हमने कल निकाल ली थी। दैट्स ऑल।